Hello guys, welcome back to my channel that is Lawyer Sharma, and today we are going to discuss about the third part of Transfer of Property Act that is 1882. तो करते हैं स्टार्ट अपने MCQs एंड आई रिमेंबर कि हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 35 तक कवर कर लिया था, तो हम उसके आगे आज कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है अपोर्शनमेंट बाय शेयर्स इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है कि आप प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डिवाइड करते हो। तो अपोर्शनमेंट बाय शेयर्स आपका मेंशन है सेक्शन 37 में। अगर आप सेक्शन 36 की बात करें तो वो अपोर्शनमेंट बाय टाइम की बात करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं था एंड ये बहुत इजी है, बस डिवीजन करना है आपको शेयर्स के अकॉर्डिंग, जिसका जितना शेयर होगा उसका उतना ही इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है इन केस अ प्रॉपर्टी इज मेंट फॉर मेंटेनेंस देन द वुमेन कैन आस्क फॉर द मनी फ्रॉम ट्रांसफरी। अब देखो क्या हुआ कि आपका सेक्शन 38 है। सेक्शन 38 बताता है आपको कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी और मेरी प्रॉपर्टी से कोई वुमेन अपना मेंटेनेंस का राइट एक्सरसाइज कर रही थी, तो क्या वो वुमेन ट्रांसफरी से भी राइट एक्सरसाइज कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आपका आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू द ऑस्टेंसिबल ओनर। तो आपका ऑस्टेंसिबल ओनर सेक्शन 41 में लिखा हुआ है। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है? ऑस्टेंसिबल ओनर वो पर्सन होता है जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं होती और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, बट बाद में वो ओनर से ऑथराइज करा लेता है, और जो ट्रांसफरी होता है उसको भी पता नहीं होता कि ये आपका जो पर्सन है ये ओनर नहीं है, तो वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा होता है। और हम मानते हैं कि ऐसा ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता था कि भाई ये पर्सन ओनर नहीं है, मैंने उसको ओनर समझा और मैंने प्रॉपर्टी ले ली, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो इसलिए मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो लॉ आपको प्रोटेक्ट कितना अच्छे से कर रहा है। आप समझो लॉ को, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, इट इज़ मैंशन्ड इन सेक्शन 41, बिल्कुल सही। द पर्सन हु इज़ नॉट द ओनर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है। जो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है कंसिडरेशन में। थर्ड, द पर्सन हैज़ टेकन द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट। अब वो पर्सन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट ले लेता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ट्रांसफरी हैज़ टेकन रीजनेबल केयर, जो ट्रांसफरी होता है वो रीजनेबल केयर रखता है, ये बात भी सही है। तो आपके सारे स्टेटमेंट सही होंगे। आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। ओके, यस। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल। डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल इज इन विच सेक्शन? ये कौन से सेक्शन में है? ये आपका सेक्शन 43 में है। कौन से में? सेक्शन 43। डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल क्या बोलता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जिसके लिए मैं ऑथराइज्ड नहीं थी, और बाद में मैं कंसेंट ले लेती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो प्रॉपर्टी वैलिड मानी जाएगी। उसको बोलते हैं हम डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल। ये तो आपने पढ़ भी चुका है। बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल है। एस्टॉपल मतलब कि जब वो एक्ट हो चुका है उसके बाद आप उस एक्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ऑथराइज कर रहे हो। आई होप यू गेट इट पीपल। नेक्स्ट, कैन द शेयर इंटरेस्टेड इन द ड्वेलिंग हाउस एंड अनडिवाइडेड फैमिली द को ओनर कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी। ओके, अगर किसी भी पर्सन का कोई शेयर है एक अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू फैमिली में, या फिर ड्वेलिंग हाउस मतलब जहाँ पर सब लोग रहते हैं, तो क्या ओनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता। ध्यान रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ड्वेलिंग हाउस के केस में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपका आंसर नो आएगा। नेक्स्ट है क्वी प्रायर एस्ट टेम्पोरे पैटायर एस्ट ज्यूरे विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इट दिस। अब ये आप बोलोगे क्या बोल दिया? ये एक मैगजीन है जो बोलती है कि जो पहले आएगा ना उसको पहले प्रोटेक्ट किया जाएगा।
और ये आपका सेक्शन 48 में मेंशन है। तो ये बोलता है हु इज़ फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ लॉ इज़ बेटर इन लॉ। ठीक है, अगर आपने पहले किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी या पहले किसी को प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी तो आप उस पहले पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट पहले करोगे। ये बात आपका बोलता है सेक्शन 48। आई होप यू गेट इट। और आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे तो आपका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पैंडिस। डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पैंडिस जो है उसके हिसाब से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पैंडिस आपका सेक्शन 52 में मेंशन है। डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पैंडिस क्या बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और उस पर केस चल रहा है कोर्ट में और जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई समझौता भी नहीं हुआ है, अभी तक उस केस का कोई डिसीजन भी नहीं आया है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बोलता है सेक्शन 52 डील्स विद इट। बिल्कुल सही बात है। केस इज़ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन। केस उस कोर्ट के आगे पेंडिंग है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो कॉल्यूशन बिटवीन द पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई कॉल्यूशन नहीं हुआ है, कोई मेडिएशन मतलब समझौता नहीं हुआ है। द ट्रांसफ़र कैन बी मेड आफ्टर द प्लेंट प्रेजेंटेशन बट नॉट आफ्टर द डिस्पोजल। ओके, मतलब अगर आपका केस डिस्पोज हो जाता है तो क्या आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? ये तो गलत स्टेटमेंट है और आपका क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4th डी। ठीक है, ओके, अब आता है सेक्शन 53। सेक्शन 53 मैंने आपको समझाया हुआ है प्रॉपर, क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की बात करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था तो मैंने समझा दिया आपको। ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हो इस इंटेंशन से कि आप किसी भी पर्सन को, जो आपके क्रेडिटर्स हैं ना, आप उनको नुकसान पहुंचा सको, उनको उनकी जो पेमेंट है उसको डिले करा सको। इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। तो वो वॉइडेबल हो जाता है क्रेडिटर के ऑप्शन पर। नथिंग शैल इम्पेयर द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी हु एक्टेड इन गुड फेथ। कुछ भी चीज़ ट्रांसफरी के राइट को इम्पैक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने तो गुड फेथ में काम किया था, और ये इंसॉल्वेंसी कोड को या उनके प्रोविजंस को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब आता है सेक्शन 53 का 53A, जो बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो पार्ट परफॉर्मेंस क्या बोलता है? पर्सन कॉन्ट्रैक्ट, देखो क्या हुआ, बहुत ईजी भाषा में समझाती हूँ मैं आपको। देखो क्या हुआ कि मैंने प्रॉपर्टी दी थी बी पर्सन को। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी दी बी पर्सन को। अब क्या हुआ, उस बी पर्सन ने मुझे बोला कि हाँ मैं पैसे दूंगा, आपको वापस पैसे पूरा दूंगा, और उसने मेरे को थोड़े से पैसे दे दिए, कुछ पैसे उसने नहीं दिए, और उसने प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी ले ली। उसकी पूरी विलिंगनेस थी कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए वो प्रॉपर्टी में हर चीज़ कर रहा था जो करनी चाहिए उसको। बट मैंने क्या करा, मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी बी पर्सन की बजाय अब उस प्रॉपर्टी को मैंने फिर से ट्रांसफ़र कर दिया सी पर्सन को। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि वो पर्सन बी वो पार्ट परफॉर्म कर रहा था। तो आप ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अदरवाइज़ उसके राइट्स तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए यही आपका बोलता है सेक्शन 53A। इसको आप डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि शील्ड की तरह काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और आप एक बार इसको गो थ्रू करना, समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, अब आपके लिए ये होमवर्क है, बताना मुझे चैप्टर नंबर्स ऑफ सेल, मॉर्टगेज, एक्शनेबल क्लेम, लीज और गिफ्ट्स। ठीक है, इनके आपको मुझे बताने हैं कि कौन कौन से चैप्टर में ये आते हैं। टोटल 8 चैप्टर्स हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है क्योंकि एक चैप्टर 53 तक था। तो अब आप बताना मुझे। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे सेल। सेल आपका सेक्शन 54 से लेकर 56 तक मेंशन है सेल। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 2 में आता है। मेंशन, अब आप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेंशन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सेल। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। हम ओनरशिप का ट्रांसफ़र करते हैं कंसिडरेशन के बदले में,
बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई चीज़ बेचते हो तो आप उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप देते हो, बदले में वो आपको पैसा देता है। नेक्स्ट, इट कुड बी फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल। ये भी सही है, ये मूवेबल के लिए भी हो सकता है और इमूवेबल के लिए भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन दी पर्सन। अच्छा ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आगे जाके आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगी, तो क्या उससे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज़ मैंशनड इन सेक्शन 54। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सेक्शन 54 में मैंशन है। अब देखो, आप समझो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने क्या करा, मैंने एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगी, बट मैंने अभी तक प्रॉपर्टी को नहीं बेचा है, अभी हम दोनों के पार्ट पर कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो आप उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट या चार्ज कैसे लोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आप देखते हैं सेक्शन 55, जिसमें राइट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है सेलर की और बायर की। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था आप लोगों के लिए। अगर हम पढ़ें ड्यूटीज़ ऑफ सेलर, तो डिस्क्लोज एनी मटेरियल डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। प्रोवाइड्स पेपर्स फॉर एग्जामिनेशन, अगर आपका बायर कुछ पेपर्स मांगता है उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को चेक करने के लिए, तो आप वो भी दोगे। आंसर टू ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस, जो भी बायर क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको आंसर देना होगा। प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी आफ्टर पेड ऑफ प्राइस, प्रॉपर्टी जो है वो आपको देनी होगी आफ्टर द पेड ऑफ प्राइस, जब को प्राइस मिल गया तो प्रॉपर्टी दे देना, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको उस नेचर में देनी होगी जिस नेचर में बायर ने आपसे कहा है। अगर उसने बोला है कि मेरे घर डिलीवर करा देना, तो आपको डिलीवर कराना होगा। अब राइट्स क्या होते हैं सेलर के, कि अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप पास होगी, उससे पहले जो भी रेंट और प्रॉफिट हैं वो रख सकते हैं उन रेंट और प्रॉफिट को, ठीक है। ओके, और अगर आपकी, जैसे मैंने प्रॉपर्टी दी बायर को, बायर ने पूरी प्रॉपर्टी का पूरा पैसा नहीं दिया है, कुछ पैसा पेंडिंग है, तो उस केस में भी मेरा चार्ज रहेगा प्रॉपर्टी पे, क्योंकि अभी तक पूरा क्लियरेंस नहीं हुआ है। फिर आता है ड्यूटीज़ ऑफ बायर। बायर की ड्यूटी होती है कि वो डिस्क्लोज करे फैक्ट को जिससे उसको लगता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है और वो बात सेलर को नहीं पता है, ठीक है। बायर की ड्यूटी है कि वो परचेस मनी को पे करे। बायर की ड्यूटी है कि जब वो ओनरशिप को पास कर देगा तो जो भी नुकसान होगा वो उसको झेले और जो भी पब्लिक चार्जेस और रेंट होंगे वो भी दे। अब राइट्स क्या हैं बायर के, कि बायर को जब प्रॉपर्टी मिल जाती है तो जो उस पर रेंट और प्रॉफिट होते हैं वो भी उसके होते हैं। एंड सेक्शन 56 आपका मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर्स की बात करता है। देखो, मार्शलिंग का मतलब क्या होता है ये समझा देती हूँ मैं आपको। देखो, बेसिकली क्या हुआ कि एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रखा था बी, सी और डी को। उसने अपनी 3 प्रॉपर्टी थी उसकी, उनको मॉर्टगेज कर रखा था बी, सी और डी को। अब उसने क्या करा, उसने अपनी एक पार्ट प्रॉपर्टी डी को बेच दी, ठीक है। अब डी को तो प्रॉपर्टी चली गई। देखो, दोबारा समझते हैं कि एक पर्सन ए था, उसके पास 3 घर थे, उसने एक घर मॉर्टगेज की तरह रखा ए के पास, दूसरा घर बी के पास और तीसरे घर को बेच दिया उसने सी को। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मॉर्टगेज मनी रिकवर करनी होगी ना, तो उस प्रॉपर्टी को आप पहले बी से रिकवर करोगे, फिर आप सी से रिकवर करोगे, पर आप डी से रिकवर नहीं कर सकते। डी से आप रिकवर बाद में करोगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ओनर है। जिसके पास प्रॉपर्टी किराए पे है उस पर्सन से आप पहले प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज लोगे, और जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी एज अ ओनर है उस पर्सन से आप बाद में लोगे, क्योंकि हम ओनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सेक्शन नहीं समझ आया है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे से डायग्राम बना के समझा दूंगी। आई नो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी और क्लियरेंस नहीं आ रहा होगा, तो आई विल प्रोवाइड इन द नेक्स्ट सेशन। एंड टिल देन गाइज, डू टेल मी कि आपको कैसे लग रहा है सेशंस,
एंड बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।